Just observe your breath, your smile. Mind smile meditation. हमारे अस्तित्व में एग्जिस्टेंस कहते हैं हम अस्तित्व। उस अस्तित्व में सबसे अगर बेहतरीन चीज कौन सी है जिसको हम बदल सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, वो है हमारी माइंड एंटिटी। जनरली सोल जनरली सोल अपनी अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहता है। सोल के सहायक है ये माइंड, एनर्जी एंड फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी ये प्रकृति के टोटल अधीन होती है। हमारा शरीर नेचुरली चेंज होता रहता है और शरीर को उसका खुद का एक लोकल कॉन्शियसनेस होता है। शरीर में अपग्रेडेशन, फिजिकल बॉडी में अपग्रेडेशन जनरली एज के हिसाब से नहीं कर सकते। जो बॉडी एज, जैसे जैसे हमारा शरीर आगे बढ़ता जाएगा वैसे बॉडी को एक लिमिटेशंस है, सिंपल लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं। एनर्जी बॉडी, वी कैन अपग्रेड आवर एनर्जी बॉडीज, चक्रास, नाडीज, मेरिडियंस। बट उसके लिए बहुत कभी कभी डीप साधना लगती है, बहुत सारी चीजें होती है। बट अगर आपको मन को देखेंगे, मन, माइंड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन उसको समझ के जाना, उसको अनुभव करना पड़ेगा, उसको स्माइलाइज्ड करना पड़ेगा, माइंड को स्माइलाइज्ड करना पड़ेगा। सो माइंड एक्चुअली बहुत ही वंडर एंड स्माइल थिंक है। कुछ ट्रायोजन वर्ल्ड के बुक के सेंटेंस पढ़ता हूं मैं। मैंने अभी मन को आपको बहुत एक फंक्शनल माइंड पढ़ाया है, बट देयर इज अ कॉन्शियसनेस सिस्टम ऑफ द माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, रियल माइंड एंड ट्रांस माइंड। कभी हम उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। एंड एब्सोल्यूट कॉन्शियस माइंड मतलब हमारा एक परिपूर्ण मन। और ये परिपूर्ण मन, जब आप एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते हैं, अपना मन जब परिपूर्ण अवस्था पे जाता है, तो हमारा एक विजन, हमारा एक दृष्टिकोण, पेनोरामिक कहते हैं उसको, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे हम चले जाते हैं। और वो ब्रॉड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, पेनोरामिक व्यू, अपने तरफ देखने का, दुनिया की तरफ देखने का एक विजन, एक दृष्टिकोण आनंदमय बन जाता है। तो इसके लिए हमें हमारी वृत्ति हो, हमारे विचार हो, हमारे संकल्प विकल्प हो, हमारी भावनाएं हो, उनको हमें थोड़ा सा समझ के मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इसको समझ के फिर आगे जब जाएंगे हम, तो हम जीवन को एक अलग सी डायमेंशन पे समझ सकते हैं। ओके, जस्ट स्लोली ओपन योर आईज, धीरे से आंखें खोलिए। गुड। इमोशंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे
इजी और कौन सी चीज अगर है हमारे जीवन में इजीली चेंज होने वाली तो कौन सी है? बॉडी इजीली चेंज होती है? बॉडी इजीली चेंज नहीं होती। माइंड सोल के माध्यम है, सोल के इंस्ट्रूमेंट्स है। हम बोल रहे हैं कि वृत्ति चेंज हो सकती है, विचार चेंज हो सकते हैं, इमोशंस चेंज हो सकते हैं, संकल्प विकल्प चेंज हो सकते हैं। इसलिए माइंड स्माइल मेडिटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अगर मन को आपने एक दिशा दे दी, डायरेक्शन दे दी, सोल डायरेक्शन दे दी, तो आपका मन आपको बहुत हेल्प कर सकता है लिबरेशन में, मुक्ति में। कि इसलिए हम मन को थोड़ा सा डिटेल पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, भावनाएं के इमोशंस। ज्ञानेश्वर जी एक मैसेज डाल दीजिए, क्लास इज स्टार्टेड। ओके। ओके, कल हमने देखा था इसको। आज हम समझने जा रहे इमोशंस। ओके, दिस इज इमोशंस। सो देर आर टोटल 22 टाइप्स ऑफ इमोशंस, 22 प्रकार के इमोशंस। मैं पहले लिख बताता हूं यहाँ पे 22 प्रकार के इमोशंस। मैं एक डायग्राम, यहाँ पे कोई डायग्राम ले सकते हैं हम यहाँ पे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस। ओके। ओके, अभी दिख रहा है? सबको दिख रहा है स्क्रीन? ते आधीचच दिसतंय म्हणजे मला तेच आहे ना. काय? आधी जे आहे तुम्ही काढलेलं तेच ना का नवीन काही? नवीन दिसतंय? नाही. ओके, स्माइल मेडिटेशन, न्यूट्रो स्माइल लाइफ फाउंडेशन, वो नहीं दिख रहा है ना? नाही. ओके, ठीक है। अभी
आता येतो. हम्म। हाँ, हाँ. दिख रहा है। पीपीटी दिख रहा है। हाँ। Diagrams. अभी स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? ओके। यस प्लीज। हाँ, जुनी वाली आधीची. नहीं, अभी क्या दिख रहा है आपको? नाही, क्या? दोन्ही दिसत. स्क्रीन दिसते ना, स्क्रीन? हो, येस सर, तुमचं ते स्क्रीन पण आणि काढलेला आहे पण. हे आहे आणि छोट्या ह्याच्यामध्ये तुमचं ते स्क्रीन हे आता दिसतं. ओनली द डेस्कटॉपवरचं स्क्रीन दिसतं. डेस्कटॉप दिसतो ना? हा, हाँ। दिसत. हां. ठीक। मुझे आपको 22 इमोशन दिखाने हैं। अभी ये दिख रहा है, इमोशन हो, की डायग्राम दिख। दिसत दिसतंय. हो। सो दिस इज द डायग्राम, अभी आपको ग्रुप में शेयर की जाएगी। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दीज आर द इमोशंस, है ना? मैं दिख रहा हूँ क्या? नहीं दिख रहा हूँ? हा, दिसतंय. ओके। लेकिन आप मुझे नहीं दिख रहे लोग। मला तरी सर दिसतच नाही कुठं. हं. कुठं दिसतात? दिसतायत दिसतायत, वर वर आहे राईटला. एक मिनिट बघते. हां, आहे. अभी अभी आप भी दिख रहे हैं मुझे। ठीक है। ओके। सो दिस इज द 22 टाइप्स ऑफ इमोशंस। ओके। आप अगर देखेंगे यहाँ पे मैं थोड़ा सा ठीक, मेरा कर्सर दिख रहा है यहाँ पे, कर्सर नाही. डायग्राम दिख रही? हा. ठीक है। ये रेड कलर का जो है, एक नंबर यहाँ पे लिखो, हा. 0 से 1 नंबर। ये जो रेड कलर है ना, रेड कलर, हम्म. इसको कहते हैं हम हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। इसमें देखो आप थोड़ा सा, बोस्ट, एरोगंस, डिसडेन, हम्म. है ना, बोस्ट। जहां पे हम इसको डिटेल पढ़ेंगे, ये सब हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस है रेड कलर से। ओके, इसको डायग्राम को हम शेयर करेंगे ग्रुप में। जो कुछ भी ब्लू कलर से है, उसको हम कहते हैं होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस।
और जो कुछ भी ग्रीन कलर के है वो न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। हम उसको लिखेंगे कौन से इमोशंस कहाँ पे आते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस, होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस एंड न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। आप अगर हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस देखेंगे तो बोस्ट है, बोस्ट। बोस्ट का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है बोस्ट का मतलब क्या होता है? बोस्ट का मतलब क्या होता है? सेल्फ प्रेज। खाली मुझे पता है बाकी किसी को पता नहीं। क्या होता है? बहुत बार क्या होता है? बोस्ट क्या होता है? खाली मुझे पता है बाकी किसी को पता नहीं। जब आप कोई व्यक्ति, ओके, ऑलरेडी ज्ञानेश्वर जी ने आपको छह भेज दिया, चार्ट ग्रुप में भेज दिया, ओके, आप देखो। बट अभी मैं पढ़ाता हूँ, दैट इज बोस्ट मतलब खाली मुझे पता है, खाली मेरे पास है। एक ईगो सिस्टम हम बोलते हैं, ईगो सिस्टम, बोस्ट। और बोस्ट से ही क्या निकलता है? एरोगंस निकलता है। एरोगंस मतलब एरोगेंटली कुछ लोग बात करते हैं, दूसरों को कमी दिखाने की कोशिश करते हैं। और उस एरोगेंस से निकलता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ एंजॉयमेंट। मतलब सेल्फ का हो गया, सेल्फ सेटिस्फाई हो गए कुछ लोग होते हैं। बट ये इमोशंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, मुझे ये प्रश्न, बोस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या लगता है? नहीं होना चाहिए। कितने लोगों को लगता है बोस्ट होना चाहिए और कितने लोगों को लगता है बोस्ट नहीं होना चाहिए? बोस्ट मतलब सेल्फ प्राइड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोस्ट हो, पाहिजे, असायला पाहिजे सर. थोडं थोडं तरी असायलाच लागतं. सो वहां पे बड़े अक्षर में लिख के रखिए, इमोशंस होंगे तो ही आप जी पाएंगे। बट वो इमोशन न्यूट्रल वे में होने चाहिए, है ना। आपको सेल्फ प्राइड होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सफर करेंगे हम डेफिशिएंसी फील करेंगे। बोस्ट के अपोजिट अगर वहां पे देखेंगे, होमो ग्रुप ऑफ इमोशन, तो क्या है? तो क्या है वहां पे बोस्ट के अपोजिट? बोस्ट के अपोजिट क्या है? शाइनेस, डेफिशिएंसी फील करेंगे आप हमारे जीवन में। बोस्ट नहीं होगा तो कमी की एहसास, है ना। और कमी की एहसास से क्या हो जाएगा? एंग्जाइटी आ जाएगी, जेलसी आ जाएगी। देन एंग्जाइटी से क्या आ जाएगा? फियर आ जाएगा। फियर से फिर एगनी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए उसको। जेलसी से क्या निकलेगा? हेट्रेड एंड सैडनेस। एग्जाम्पल लीजिए, अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति है, जिसके जो अपोजिट व्यक्ति है वो बोस्ट डायमेंशन पे होगा, मतलब बहुत ही बोस्ट फीलिंग वाला हो, तो वो क्या करेगा? दूसरों को ऑलवेज कम दिखाने की कोशिश करेगा। और इसके वजह से क्या हो जाएगा? एंग्जाइटी। जो दूसरा व्यक्ति है वो एंग्जाइटी में चला जाएगा, डेफिशिएंसी फील करेगा। तो ये इमोशन, 22 इमोशन आपके पास होने चाहिए, बट वो इमोशंस आपके न्यूट्रल होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। और इसमें से एक भी इमोशन अगर कम भी हुआ, ज्यादा भी हुआ, तो सीधे सीधे आपके ऑर्गन सिस्टम पे काम करता है। मैं अभी ऑर्गन की एक डायग्राम दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। समझो एग्जाम्पल, ये दोनों डायग्राम को आपको भेजे जाएंगे, ऑर्गन्स, कौन सा ऑर्गन किसको कनेक्ट करता है। तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सब हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस, कितने इमोशंस है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 7 इमोशंस हेट्रो ग्रुप में है। 7 इमोशंस होमो ग्रुप में है और 7 इमोशंस न्यूट्रो ग्रुप में है। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, आपका बोस्ट हो, एरोगंस हो, डिसडेन हो, या किसी कोई भी चीज हो, इमोशन, ये न्यूट्रो डायमेंशन के साथ होंगे तो उसको हम कहेंगे हार्मोनी। न्यूट्रो इमोशंस क्या क्या है देखो, स्माइल एंड मॉडेस्टी है,
जनरोसिटी है, एडमायरेशन है, लव, सिंपथी, Yes. प्रेज, ग्रेटिट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट इमोशंस है। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर ये भी कहीं ना कहीं पे एक्सेसिव हो गए तो यहाँ पे भी सफर कर सकते हो। या फिर एक्सेसिव से मैं ज्यादा कहूंगा, ऐसे कहूंगा कि मिसअंडरस्टूड हो गए। बहुत बार लव इमोशन को बहुत सारे लोग ऊपर ऊपर लेवल पे देखते हैं। लव मतलब ज्यादा से ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी, या कुछ लेना देना। वो ठीक है, ऊपर का लव इट्स ओके। बट कहीं ना कहीं पे लव डीप डायमेंशन का इमोशन। सिंपथी, बहुत बार कुछ लोग ऐसा होते हैं कि उनको सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं, सिंपथी चाहते हैं खाली। ओनली सिंपथी। ओनली सिंपथी से कुछ होगा क्या? बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं मेरे प्रैक्टिस में, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिंपथी, खाली सिंपथी मतलब कोई उनको बाहर निकलना नहीं चाहते, वहां पे ही रहना चाहते। सहानुभूती। सहानुभूति होती है, और टेम्पररी सहानुभूति मिल गई, सिंपथी मिल गई, वो चल गए। मतलब जीवन से उनको कुछ लिबरेट नहीं होना है, जीवन को आगे नहीं लेके जाना है। सो एवरी इमोशन शुड बी एट न्यूट्रल वे। तो आप इसको थोड़ा सा देखिए, आपके हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस आ रहे हैं क्या, होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस। हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस मतलब बोस्ट, एरोगेंस, डिसडेन, सेटिस्फैक्शन, एंजॉयमेंट, देन डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर। ये सब हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस है। मतलब इसकी डेफिशिएंसी या इसकी। और होमो ग्रुप ऑफ इमोशन क्या है? शाइनेस मतलब खाली मेरे पास नहीं है, खाली मेरे पास नहीं है, डेफिशिएंसी फीलिंग। और उससे क्या निकलेगा? अगर हर वक्त वो व्यक्ति डेफिशिएंसी में रहेगा, जलस। जलस, तो जलसी आएगी, अपने आप आ जाएगी। वो आजू बाजू के लोगों के ऊपर जलसी क्रिएट करना लगेगा। ओके, जलसी क्रिएट करेगा। या फिर एंग्जाइटी, एंजाइटी। एंग्जाइटी में चले जाएगा। डेफिशिएंसी, ऑलवेज इन द डेफिशिएंसी मूड होगा। तो जलसी के भावना में वो कुछ भी बदले की भावना, जलसी की भावना भी क्या होती है, कभी कभी बदले की भावना होती है। बहुत बार देखते हैं ना लोग, समझो, देखो ये बच्चों के साथ बहुत बार होता है। अगर किसी घर में हस्बैंड वाइफ रिलेशन, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, होता है हस्बैंड वाइफ रिलेशन इज नॉट इक्वल, तब वहां पे बच्चे कहीं ना कहीं पे सफर करते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, जब उनके उनके पास पावर आ जाती है, पावर मतलब फिजिकल, तो अपोज करना शुरू कर देते हैं। है ना? आजकल अगर मैं देखता हूँ मेरे प्रैक्टिस में, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एज अबाउट 30 to 40 में है। बच्चे ही कहता हूँ उनको मैं, शादी करने के लिए ही तैयार नहीं है। तो मैं जब उनको पूछता हूँ क्यों नहीं करनी है शादी, तो पूछते हैं कि शादी करके कौन कौन सुखी होगा। क्योंकि उन्होंने क्या दिखा है, देखा है पेरेंट का झगड़ा देखा है। इट्स अ कॉमन फैक्टर, अभी सोसाइटी का प्रॉब्लम चल रहा है। तो ठीक है, शादी करना ही, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि शादी करनी ही चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो अलग सी डायमेंशन है। बट अगर फियर के वजह से, या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी इसके वजह से अगर कोई जा रहा है, तो वो सफर कर रहा है। वो सफरिंग के वजह से उसको उसकी तरफ देख रहा है ना? उसकी जो बायोलॉजिकल नीड्स है, फिजिकल नीड्स है, उसकी इमोशनल नीड्स है, मेंटल नीड्स है, एक पार्टनर से वो नहीं फुलफिल होगी तो क्या हो जाएगा, वो सफर करेगा, वो डिसीज क्रिएट होगा उसमें। एक ट्रू लव, सिंपल मुझे ये कहना है कि द द इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम रिलेशंस देखेंगे तो उसमें आएगा। तो इमोशंस शुड बी बैलेंस्ड। अगर इमोशंस बैलेंस नहीं है तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो और ये किसके लिए? पहले मैं जो पढ़ा रहा हूँ किसके लिए? पहले खुद के लिए, हमारे स्वतःसाठी। इमोशंस को बैलेंस करना है। हम दूसरे के इमोशंस को ध्यान से सुनिए, वहां पे दूसरे के माइंड को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे तो सफर करेंगे। है ना? दूसरे के माइंड को ठीक करना आसान नहीं है। पहले अपने मन को ठीक करो, और उसका फिर ऑरा चला जाता है।
जब आप एक एब्सोल्यूट कॉन वहां पे लिख के रखिए, एब्सोल्यूट माइंड कॉन्शियसनेस पे चले जाते हैं। बहुत दिनों के बाद आज मैं यूनिवर्सल ड्रामा पढ़ रहा था, प्रोफेसर का एक लास्ट चैप्टर है। दिस इज द ट्रायोजन वर्ल्ड बुक। बुक देख रहे हैं आप? हाँ। है ना? दिस इज द आप कह सकते हैं कि दिस इज द स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल बुक, एक्चुअली फिलोसॉफिकल बुक ऑफ दिस ईरा। मतलब प्रोफेसर ने लिखा हुआ ट्रायोजन वर्ल्ड बुक है, बहुत बड़ा है। और इसकी हालत देख के पता चल गया होगा कि कितनी बार हाथ से गुजरा है ये, है ना? तो इसकी एक ये कहता हूं, मैं आपको स्टोरी कहता हूं। जब मैं मुंबई में फर्स्ट एक दो सेशन के बाद मैं एक बुक देख रहा था, तो मुझे जिनसे मैंने एक सुजोग, ही इज अ वेल नाइस पर्सन, ही इज अ वेल विशर ऑफ माई मी ऑल्सो। तो उनसे मैंने सुजोग सीखा था। तो उन्होंने कहा था कि आप ले रहे हो बुक, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा। तो मेरा थोड़ा सा ईगो हर्ट हुआ था उस टाइम। ईगो मतलब, अरे मुझे कैसे नहीं समझ में आ जाएगा? मैं एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर हूँ, मुझे मुझे कैसे नहीं? जब मैंने सच में पढ़ने शुरू कर दिया, जैसे आप बोलते हैं ना, क्या पढ़ा रहे हैं सर, हेट्रो क्या होता है, होमो क्या होता है, क्या तो वैसे ही पढ़ने, बट जैसे जैसे मैं आगे पढ़ता गया, तो बहुत सारे कॉन्शियसनेस क्लियर होते गए। और प्रोफेसर ने इसमें एक लास्ट शायद 5 पेज ही दिए हैं यूनिवर्सल ड्रामा के। बहुत ही डीप है, कभी मैं उसको शेयर करूंगा। अबाउट 709, 708, एक 20 पेजेस है लास्ट के, यूनिवर्सल ड्रामा के। इतने गहराई के सेंटेंसेस है उसमें। मैं शायद जब भी मुझे लगता है कि मुझे हीलिंग की जरूरत है, तो मैं उस उनको उनको पढ़ना शुरू कर देता हूँ, यूनिवर्सल ड्रामा, है ना? तो इट्स तो उन्होंने एक उसमें पहला सेंटेंस बताया है कि आपका माइंड जब एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, मतलब परिपूर्ण अवस्था, और एग्जैक्टली मैं दासबोध भी पढ़ रहा था, रोज पढ़ते हैं हम दासबोध, घर में ग्रंथ होते हैं वाचन। तो वहां पे भी उनका लास्ट समास है। यू आर अवेयर अबाउट दासबोध? दासबोध, हम्म। उनमें आई थिंक समास होते हैं। 20, 20 नंबर का 20वां समास, और उसका भी उन्होंने फर्स्ट चैप्टर है, पूर्ण और अपूर्ण विवरण बताया उन्होंने। पूर्ण क्या है और अपूर्ण क्या है। तो एग्जैक्टली ये कॉन्शियसनेस, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, वंडर, वहां पे वंडर इमोशन है, जीरो इमोशन। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि ओके, तो आश्चर्य होता है कि ये एग्जैक्टली कैसे लोग, मतलब प्रोफेसर जो बात कर रहे हैं वही दासबोध में कैसी है, वही वही कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसी है, वही बाइबल में कैसी आती है, वही, मतलब सिंपल मुझे ये कहना है कि कॉन्शियसनेस। सो कभी कभी मैं सोचता हूँ ये सोल वर्ल्ड में कम्युनिकेट करते होंगे कि क्या होता है। दिस इज द, जैसे आज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में, सो दिस इज द सोल कम्युनिकेशन। ओके। तो एग्जैक्टली वही वही बात वहां पे भी रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें क्या होना पड़ेगा, हमारी दृष्टि क्लियर होनी चाहिए, हमारा विजडम वहां पे जाना पड़ेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या कह रहा था? ओके। दासबोध। दास बोस। सर यूनिवर्सल ड्रामा। यस, यूनिवर्सल ड्रामा, यूनिवर्सल ड्रामा। सो यूनिवर्सल ड्रामा इज दैट, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रोल, वहां पे रोल को प्ले किया गया है। मतलब आपको वहां पे देखो कितना डाइजेस्ट होता है, लेकिन बताना चाहूंगा आपको।
समझो कोई आपको सफरिंग दे रहा है, सिंपल सा वहां पे सेंटेंसेस है, ऐसे सेंटेंसेस है, कभी उसको डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक अलग से डायमेंशन पे हमें पहुंचना पड़ेगा। जो कुछ भी लोग सफरिंग दे रहे हैं या जो कुछ भी सिचुएशंस आपके जीवन में हो रही है, दैट इज प्लान्ड बाय द एग्जिस्टेंस स्पिरिट, प्रोफेसर कहते हैं। एग्जिस्टेंस स्पिरिट मतलब उन्होंने जो चैतन्यमय अस्तित्व है उसने वो प्लान किया हुआ है, और दैट इज फॉर योर अपग्रेडेशन, स्माइल अपग्रेडेशन। दैट आर द सेंटेंसेस यूनिवर्सल ड्रामा। तो फिर वहां पे यूनिवर्सल ड्रामा इमोशन की बात निकली है, तो मैं कहूंगा, तो क्या एंगर एक्सप्रेस करना गुड और बैड? उसको पढ़ के बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एंगर एक्सप्रेस करना, यहाँ पे गया। कोई अगर आपको तकलीफ दे रहा है, एग्जाम्पल ले रहे, तो इमोशन की बात कर रहे, तो आपको एंगर एक्सप्रेस करना जरूरी है या नहीं है? क्या आंसर आता है? ऍक्च्युली नाही द्यायला पाहिजे आपण काही अँगर, हाँ। पण ते जमत नाही, उलट करतो. जर आपल्याला सफरिंग होते तर आपण अँगर दाखवतो. यस। सो कितने लोगों को लगता है एंगर एक्सप्रेस करना है या नहीं करना है? यहाँ पे प्रोफेसर ने पूछा है, न्यूट्रो से पूछते हैं कभी कभी, कैन वी शो एंगर और हेट्रेट? दो इमोशन आपने देखे ना वहां पे, कौन से इमोशन दिखाऊं मैं आपको वापिस? एंगर एंड हेट्रेट कहाँ पे है, देखो, बहुत ब्यूटीफुली आप समझ पाएंगे इसको। एंगर हेट्रो में है। एंगर हेट्रो में है, और अच्छा, एंगर कहाँ पे है देखो, 12 नंबर है ना, और हेट्रेड कहाँ पे है, 16 नंबर। ओके। हेट्रेड 1 मिनट। बिल्कुल, बिल्कुल अपोजिट है, देखो। देखो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो बोस से डिसडेन निकला है यहाँ पे, और यहाँ पे शाइनेस से जेलसी निकली है। ओके, शाइनेस से जेलसी निकली है, और डिसडेन से एंगर निकला है, और जेलसी से क्या निकली है, हेट्रेड। एंगर समझ में आ रहा है आपको कुछ? ये वंडर फीलिंग। सर 1 मिनिट सर, तुम्ही अपोजिट म्हणजे कसं, हाउ ऑन व्हॉट बेसिस यू आर टॉकिंग अबाउट? सुनो 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 पहले, सुनो पूरा सुनो। ओके। वंडर, यस। वंडर है, वंडर मतलब अद्भुत, आश्चर्य किसी भी चीज को। इस वंडर से पहले क्या निकला है, बोस्ट निकला है। ओके, बोस्ट से क्या निकला है यहाँ पे, डिसडेन। दीज आर द हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन ना, हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन, एंड दीज आर द होमो ग्रुप ऑफ इमोशन। बोस्ट के अपोजिट क्या होता है? हम्म, बोस्ट के अपोजिट क्या है, शाइनेस है ना। Shyness. बोस्ट मतलब क्या, खाली मेरे पास है, मेरे पास है, बोस्ट सेल्फ प्राइड। शाइनेस मतलब क्या, खाली मेरे पास नहीं है, जग पे बाकी लोगों के पास, दोनों अपोजिट। ओके, बोस्ट से क्या निकलता है, डिसडेन। डिसडेन मतलब क्या, दूसरों को कम दिखाई देना, कम दिखाना। कमी बोस्ट बघ. वाले लोग कैसे होते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, नहीं नहीं तुला काय समजत नाही, तुम्हें कुछ पता नहीं है, होता है ना। उनके एक्शन में होता है, उनको पता भी नहीं होता है कि वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, उनका दोष नहीं है, दे आर इन द इग्नोरेंस, इग्नोरेंस है उनका। ओके, सो डिसडेन, और डिसडेन से क्या निकला है, एंगर निकला है। जो व्यक्ति डिसडेन कर रहा है, और अगर आप देखेंगे ना, तो व्यक्ति एंगर को भी एक्सप्रेस करता है। समझो किसी व्यक्ति को आप, जिसके पास ज्ञान है बहुत, और उसको बार बार पूछेंगे तो बताएगा वो, और बताने के बाद डिसडेन भी करवाएगा। मतलब ऐसे होता है, बताएगा लेकिन क्या बताएगा, कम, मतलब आपको नीचा देखा के फिर बताएगा।
और बार बार जो पूछेंगे तो कभी कभी एंग्री होते हैं। देखो वो व्यक्ति, वो बोस्ट वाला व्यक्ति एंगर में होता है, आप अगर देखेंगे तो तुरंत एंगर आ जाता है। शॉर्ट टेम्पर्ड आप बोलते हैं उसको। और ये बोस्ट डिसडेन एंगर ये ट्रायो इस तरह से। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो शाइनेस से क्या निकलता है? जेलसी। मतलब जो व्यक्ति शाय है, डेफिशिएंसी फीलिंग है, तो उससे ही क्या निकलता है? वो व्यक्ति दूसरों के बारे में, इसके बारे में क्या करेगा? एग्जाम्पल देखिए, जो डिसडेन काला करने वाला व्यक्ति है, जो नीचा दिखाने वाला व्यक्ति है, और जो जिसको नीचा दिखाई जा रहा है, वो जलसी फील करता है उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में। और वो जलसी से फिर क्या निकलता है? हेट्रेड। मतलब यहाँ पे इसलिए मैं अपोज बोल रहा हूं, ये अगर एंगर करने वाले व्यक्ति के बारे में आपका फीलिंग क्या होता है? आप उसका तिरस्कार करना लगते हैं या नहीं लगते? हेट्रेड मतलब क्या? तिरस्कार। जो व्यक्ति आपको बार 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 एंगर दे रहा है, एंगर लुक दे रहा है, उसको आप क्या करते हैं? उसको तिरस्कार करते हैं यस। नहीं करते हैं? हम्म। सो दैट वे अपोजिट। ओके। ये दो व्यक्तियों की बात चल रही है। एक व्यक्ति एंगर में है, और एंगर के अपोजिट क्या होगा फिर? हेट्रेड, Hatred. तिरस्कार। ओके। और आप अगर देखेंगे तो एंगर का ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर, और हेट्रेड का ऑर्गन है किडनी। मतलब आपके यूरिनरी सिस्टम और किडनी सिस्टम, मैं उसको बाद में पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे इंपैक्ट होता है। तो आज प्रोफेसर का सेंटेंस पढ़ता हूँ। अनीता जी, आपको ध्यान आया एंगर और हेट्रेड अपोजिट क्यों? यस 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 सर। तो ऐसे ये चार्ट को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। मैं हर वक्त इस चार्ट को वे अलग से डायमेंशन से पढ़ाता हूँ, है ना, जैसे जैसे मुझे समझ में आता है। सो कैन वी शो एंगर और हेट्रेड टू दोज हु गिव्स ट्रबल्स इन यू आवर लाइफ? क्या क्वेश्चन पूछा है प्रोफेसर ने? कैन वी शो एंगर और हेट्रेड, एक तो एंगर या फिर हेट्रेड, टू दोज हु गिव्स ट्रबल्स इन आवर लाइफ? यस एंड नो, दोनों आंसर दिए प्रोफेसर ने। यस भी कहा है और नो भी कहा है। वहां पे वहां पे समझिए इस बात को। इफ वी आर विद इन द गिवन रोल with our limited triune consciousness level as actors and actresses, मतलब जो यूनिवर्सल ड्रामा चल रहा है उसमें, और अगर हम एक्टर और एक्ट्रेसेस का रोल प्ले कर रहे हैं, इट इज यस विदाउट एनी अदर चॉइस, कर सकते हैं। लेकिन हम अगर लिमिटेड ट्रायोजिन कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, कल मैंने बताया था लोकल कॉन्शियसनेस, बट इफ वी आर अवेयर ऑफ रियल ट्रू वर्ल्ड विच इज बीइंग ऑपरेटेड बाय न्यूट्रॉन, ऑपरेटिंग न्यूट्रॉन मतलब ये कुछ चीज जो ऑपरेट करने वाली सिस्टम के हिसाब से चल रहा है, इट इज नो। मतलब मैंने परसों के 2-3 लेक्चर के पहले बताया था, अगर हमारा कॉन्शियसनेस इस डायमेंशन पे पहुंचा है कि इट्स जस्ट हैपनिंग एंड वी आर प्लेइंग आवर रोल, देन नो आंसर आता है। ओके। We cannot react to that event with such a negative emotion, but only responding with, आप पूछ रहे हैं ना, कुछ बोल रहे थे ना कि कर नहीं सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन भी दिया उनने। रिस्पॉन्डिंग विथ स्माइल इन क्वाइट पीसफुल माइंड स्टेट, क्विट पीसफुल माइंड स्टेट। As soon as we realize that every event in our life, ये बहुत अच्छी तरह से सुनिए, as soon as we realize that every event in our life is being operated through thoroughly by him, we could understand that those who give you troubles in your life must have their roles assigned by him। मतलब जिनको रोल, जो जो रोल प्ले कर रहे हैं, उनको एक रोल दिया गया है। आपको डाइजेस्ट हो रहा है ना? नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कल से आधे गायब हो जाएंगे। पहले से धीरे धीरे गायब हो रहे बहुत सारे लोग। बट मैं मैसेज डालता हूँ तो बोलते कि सर हम आपकी वीडियोस देख रहे हैं, तो आई एम बिकम सम हैप्पी। ओके।
नहीं तो मैं बेसिक बेसिक कुछ सिखाता हूँ छोड़ देता हूँ फिर है ना, मुझे भी पूर्ण रुकना पड़ेगा। दे सिंपली परफॉर्म द एग्जैक्ट रोल, क्या सोचना है ये बता रहा हूं मैं। दे सिंपली परफॉर्म द एग्जैक्ट रोल बाय विच यू फील एज इफ यू आर सफरिंग। मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। देन blame may go to the him because existence spirit wrote this event scenario and neutron is operating this event by giving instructions for him। इसका शॉर्ट में बताता हूं मैं आपको। for him to do this bad role to you। blames, complaints etc come in ignorance state। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब हम पूरी तरह से इग्नोरेंस में होते हैं, अज्ञान में होते हैं, तब हम ब्लेम करते हैं, ओके, कंप्लेन्स करते हैं। इट इज वन ऑफ सफरिंग स्टेट। इफ यू रियलाइज दैट यू आर ओरिजिनली बॉर्न एज स्माइल परफेक्शन एग्जिस्टेंस, जिसे हम हमारे अध्यात्म में कहते हैं कि वी आर ब्लिसफुल, वी आर सच्चिदानंद अवस्था। You could respond with sympathy smile to that bad role of the person in deep अंडरस्टैंडिंग स्टेट। यहाँ पे प्रोफेसर ने कौन सी स्माइल पास करने के लिए कहा है? सिंपथी। तो दिस इज द न्यूट्रो। इसको आप ट्राइंगल बना सकते हैं लाइक दिस। ये 16, 19 और एंगर। मतलब आपको सिंपथी स्माइल, या फिर मैं इसमें थोड़ा सा और कहूंगा कि प्रेज स्माइल। यहाँ पे प्रोफेसर ने सिंपथी कहा है, बट मुझे लगता है हेट्रेड, प्रेज और एंगर। प्रेज मतलब क्या? प्रेज का मतलब क्या होता है? तेच म्हणजे प्रेज, चणाच्या झाडावरती चढून बसवायचं. नो 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 नो, दैट इज नॉट द प्रेज। अप्रिशिएट. प्रेज एप्रिसिएशन मतलब एडमायरेशन, प्रेज मतलब प्रार्थना। हाँ, प्रतिज्ञा प्रार्थना। प्रार्थना। तो आप प्रार्थना कीजिए उन लोगों के बारे में कि उनको सद्बुद्धि मिल जाए, उनका इग्नोरेंस दूर हो जाए। हम बोलते हैं ना, सर्वांना समबुद्धि सर्व, दे, हाँ, हे बोलते हैं ईश्वरा ना। सर्वांना। तो ये प्रोफेसर कुछ अलग नहीं कह रहे, वही कह रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही डीप डायमेंशन पे कह रहे। सो वो सिंपल कह रहे हैं, उनको जो रोल दिया गया है बाय सिस्टम, जो प्लानिंग किया गया है, वो रोल प्ले कर रहे, दे आर प्लेइंग देयर रोल। बट ये मैं समझा रहा हूँ, इतना इजी भी नहीं है। सर बट एक क्वेश्चन विचारू का सर? सो हाँ, इफ एव्हरीथिंग इज प्लॅन्ड, मग हाँ, आम्ही एवढं कशाला आपण झंझट करून घेतो? म्हणजे वाय वी गुड, डोंट अंडरस्टँड इट. गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। और बहुत ही गहरा क्वेश्चन है, क्योंकि वी आर, एवरीथिंग इज प्लान्ड, बट व्हाई वी आर, मतलब हम क्यों कर रहे हैं इसे? मग आपल्याला कळणार कधी? आणि असं म्हणजे ते ज्ञान यायला पाहिजे ना अजून. यस की, यस यस, वही बता रहा हूँ। ये प्लान ही है कि आप क्लास अटेंड करें, प्लान ही है आप समझ पाए। समझो इसका आंसर क्या आ रहा है। ये प्लान में है कि आप समझ पाए, लेकिन उस प्लान को अगर आप नहीं समझ पा रहे, मतलब आप समझो, आप स्पिरिचुअल डायमेंशन पे या अपने आप को समझना, ये प्लान है सिस्टम का, लेकिन आप अगर नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस प्लान को आपने क्या कर दिया? नहीं रिजेक्ट कर. समझे। सो दैट्स द रीजन ये करना है। अगर वो प्लानिंग में लिखा है क्या कि ये चीजें आप करने हैं, तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। यू आर गेटिंग सम थिंग। सर मला अजून एक प्रश्न आहे सर. पहले पहले इस प्रश्न का उत्तर सुनिए, है ना। एवरीथिंग इज प्लान, देन व्हाई वी आर डूइंग। ये प्लान में ही लिखा है कि आपको ये करना है। ओके. समझ में आया ना? तो आपको करना है, दूसरों को क्या लिखा है? जब उनका उसका आंसर प्रोफेसर देते हैं कि एवरी पर्सन इज डूइंग
his or her role अकॉर्डिंग टू देयर ट्रायोर्जिन कॉन्शियसनेस। उनको जितना समझ में आता है, ट्रायोर्जिन ये शब्द मतलब उनको जितना समझ में आता है उतना प्ले कर रहे हैं उस सिस्टम का, प्रकृति का प्लान। और वो प्रकृति का प्लान, यू 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 लिसन द स्टोरी ऑफ यस्टरडे। वो एक छत्रपति संभाजीनगर में एक तीन लोगों की, हो हो, आई वडील आणि देखा मुलगा. उसको, उसको ट्रायोर्जिन के हिसाब से देखो तो आपको क्लू मिल जाएगा कि वहां पे क्या गलती हो गई। क्या गलती हो गई, कोई बता सकता है? उसको देखा आपने? न्यूज नाही माहिती सर मला हे. तो आई जो, वडील आणि मुलगा ना, मुलगा हा आधी गेला, वडील. तो मुलगा आईफोनसाठी, आता सगळेजण सगळी लोक आईफोनसाठी आईफोन के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, हम्म. बच्चे बिगड़ गए। आईफोन इज नॉट द प्रॉब्लम, आईफोन चला जाएगा दूसरी कोई चीज आ जाएगी, इट्स नॉट सोल्यूशन डीप। वहां पे एग्जैक्टली उस स्पॉट पे गलती क्या हो गई, वो 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 कन्विंस हो रहा था, जो पुलिस ऑफिसर थे, वो जो वहां के सरपंच थे। मतलब एक बच्चे ने सुसाइड की, मैंने जी. बता, कड़ी मतलब बड़े जो है ना पहाड़ से छलांग, वो मारले. गिर गए। और मालूम है वो एक साल पहले यही घटना हुई थी उनके साथ। तब जाके उन्होंने कुछ काउंसलिंग लिया लिया कुछ हीलिंग नहीं लिया, कुछ साइकेट्रिक का ओपिनियन नहीं लिया, है ना। सो मैं ये कह रहा हूँ, तो उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ मालूम है कि वो फादर जैसे ही आया वो एग्रीवेट हो गया और वो फिर गया। अगर वहां पे फादर फिगर नहीं आती, वो कन्विंस हो रहा था, वो वापिस आ रहा था। तयार होत होता ऐकत होता. हाँ, तो दोनों हेट्रो हो गए वहां पे। और दोनों हेट्रो वहां पे लिख के रखो, हेट्रो एक्सट्रीम होता है, अगर दो लोग हेट्रो जैसे बिहेव करेंगे तो वहां पे डैमेज होना तय है। हेट्रो के साथ होमो होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे लेकिन एक हो जाएंगे। हेट्रो तो म्हणजे वो दोन्ही आएगा अँगर. अँगर. एंगर, मतलब सिंपल एग्जांपल, दो हेट्रेड एंड एंगर का कल का वो ये था। एक व्यक्ति एंगर में था और दूसरा व्यक्ति हेट्रेड में था। वो बच्चा हेट्रेड फील कर रहा था और वो मेरी सुनेगा नहीं, उसको पकड़ने गया, दोनों भी गिर गए। पडले. सिंपल, मुझे सिंपल कहना है कि आपको ट्रायोजिन मतलब ट्रायोजिन कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन चीजों को, फोर्सेस को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें होगी। तो प्रोफेसर ने एंगर और हेट्रेड का क्या बताया, सिंपल सा। अगर यस आप रोल प्ले कर रहे हैं, आप चू हाँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे लिख के रखिए, अगर प्लान बी है, फिक्स्ड बी है, लेकिन वो एक फ्री व्हील होती है, वहां पे चॉइस होती है। चॉइस आपके पास ये है कि आपको क्लास, मतलब एग्जाम्पल, मैं क्लास का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्लास का ऐसा नहीं है, क्लास अटेंड करना है या कोई टीवी की सीरियल देखनी है, चॉइस किसकी है? आपकी है। आपली. सो चॉइस इज ऑल्सो प्लान बाय द सिस्टम। आपके पास चॉइस दिया गया है क्या करना है। ओके, और सीरियल को भी देखना है तो कैसे दिखा देखो, मैं वही सिखाता हूँ, सीरियल को भी देखना है तो ट्राई ओरिजिन के हिसाब से देखो, तो आप समझ पाएंगे कि उसमें से क्या करना है और क्या नहीं करना। आईना है, प्रकृति आईना है। ओके, सो यस अनीता, आपको कुछ पूछना था क्वेश्चन, सेकंड तर क्वेश्चन। एव्हरीथिंग इज सो प्लॅन्ड. आणि एवढं लोक आहोत आपण, म्हणजे सगळं म्हणजे प्लॅनेट अर्थ वरती, ते सगळ्यांचं कसं हिशोब ठेवतात ते? That's what. म्हणजे आता तुम्ही आणि आम्ही भेटणार आहोत, म्हणजे ते आम्ही मुरली कांचनवाले म्हणजे हे झालं, पण व्हॉट अबाउट द अदर अदर थिंग्स ऑल्सो ना, म्हणजे आपण रोडवरती anyone जाताना anyone काय anyone anyone wants to give the answer? Rugesh, Renuka, म्हणजे हे Gnaneshwar? मला प्रश्न ते पडतो, म्हणजे Yeah, किती yeah, good लोकांचं question, अकाउंटेबिलिटी ठेवतो हा देव. गुड क्वेश्चन। चलो बताओ, हमारे पुराने स्टूडेंट कुछ समझ पाए तो क्या आंसर देंगे? कोई देना चाहता है आंसर? पढ़ाया मैंने इसको, आपको भी पढ़ाया है, बैच लास्ट बैच में पढ़ाया है। जीरो वर्ल्ड कंसेप्ट पढ़ाया है, दिस वर्ल्ड कंसेप्ट पढ़ाया है। एनीवन आंसर तर एक ऐसी। फोर्सेस तर हाँ, फोर्सेस। फोर्सेस विल ब्रिंग टुगेदर. हम्म जस्ट गेटिंग इन दॅट सर्कम्फरन्स इज इम्पॉर्टंट. जसं ते तुम्ही लास्ट टाइम म्हटलेलं की वायफायचा पासवर्ड असेल तरच कनेक्ट होणार. सर, with हम्म that dimension, if I look at it, the one who is going to connect will get the password, हम्म हम्म
and we'll get the knowledge. हम्म। I mean, that's how I look at it. हाँ, बट उनका क्वेश्चन क्या है कि ये हिशोब मतलब ये कैलकुलेशंस कैसे दिए जाते हैं, मतलब कैलकुलेशन कैसे रखे जाते हैं और कैसे, मतलब इतने लोगों का। आप तो खाली पृथ्वी का प्लेनेट का सोच रहे हैं, तो ब्रह्मांड का हम्म। हिसाब कैसे रखेंगे? हमें तो इतना ही पता है ना, पृथ्वी पे सजीव सृष्टि है। यस। बट साइंस इज गोइंग टुवर्ड्स द अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स भी देख रहे हैं स्पेस में। इवन प्रोफेसर ने भी उसको उनके ट्रायोजन वर्ल्ड बुक में दिखा है, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स, जिसको आप एलियंस कहते हैं, है ना। देर इज गोइंग, बहुत सारे लोग उसको समझ रहे हैं। जब तक हम नहीं दिखेंगे तब तक नहीं बात करेंगे उसके बारे में, बट देर आर सम। और हमारे पुराणों में या उसमें भी उसका संदर्भ मिला है बहुत सारा, है ना। तो सिंपल है, सोल डायमेंशन पे एवरी वन इज एट द न्यूट्रल स्टेट। जीरो वर्ल्ड में कोई हिसाब किताब नहीं होता है। जीरो वर्ल्ड, बियॉन्ड वर्ल्ड में, वहां पे तो सब एक ही पॉइंट पे होते हैं। इसीलिए तो बहुत सारे पॉइंट्स एक ही डायमेंशन पे होते हैं ना, मतलब एक ही पॉइंट बहुत सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करता है हैंड में। सिंपल इसका एग्जांपल है कि हम खड़े हैं और हमारी जो परछाई है, वो कितनी भी परछाई पर आ सकती है ना, कितनी भी, मतलब एक आ सकती है, दो आ सकती है, तीन आ सकती है, जितने बल्ब आप डालेंगे उतनी परछाई आ जाएगी। ओके, वैसे ही जीरो वर्ल्ड में होता है। जीरो वर्ल्ड में ये सब हिसाब किताब रखा जाता है वहां पे, और वहां पे हिसाब किताब एक ही होता है कि आप क्या है एग्जैक्टली, आपकी स्माइल स्टेट क्या है, उतना ही देखा जाता है। मतलब आपके जीवन में आपने क्या किया है, जिसे आप कर्म सिद्धांत कहते हैं। तो है प्रोसेस उसको हम अपना, हमारे अभी आप पूछ सकते हैं ना कि व्हाट्सएप से अभी तक आपका सब रिकॉर्ड व्हाट्सएप पे है ना, व्हाट्सएप की कंपनी के पास है, फेसबुक के पास है, आपका सब सब किसको कितने टाइम पे कौन सा मैसेज किया था, ये सब है आपके पास। भले ही आपने उसको डिलीट किया होगा, आप दिस वर्ल्ड में डिलीट कर सकते हैं, बट जीरो वर्ल्ड में वो सब लिखा जाता है। क्योंकि वहां पे लिख के रखिए, जीरो वर्ल्ड इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस कंसेप्शन। वहां पे टाइम और स्पेस कंसेप्शन नहीं होता है, मतलब टाइम स्पेस ऐसी कंसेप्ट नहीं होती, इसलिए वहां पे रखना इजी हो जाता है। सिंपल। हाँ, जीरो वर्ल्ड इज लाइक दिस, ये दिख रहा है मेरा, हम्म। ये क्या है, राइटिंग पैड है। Right. हाँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आपको वहां पे दिखाई देता है, वहां पे दिखाई देता है। ये जो स्क्रीन है वो दिस वर्ल्ड है, और ये है जीरो वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पे जो लिखता हूँ वो यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखने वाली लिखाई गई, मैंने यहाँ पे समझो अभी एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ लिखा, ओके, तो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन वहां पे दिखाई देता है। तो दिस इज द एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी मतलब वहां पे क्या है, यहाँ पे इतनी स्पेस है कि वो कभी खत्म नहीं होती। तो इस तरह से बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, बियॉन्ड कॉन्शियसनेस, इसे कहते हैं अनकंडीशनल टाइम एंड अनकंडीशनल स्पेस। वहां पे सब कुछ प्लान्ड होता है, और उसका खाली प्रतिबिंब या उसका मैनिफेस्टेशन इस वर्ल्ड में होता है। तो हमें क्या करना है, क्या है इसमें, क्या करना, क्या है सॉल्यूशन, क्या है? प्रोफेसर ने क्या कहा उसमें, जो रोल प्ले करना है, अगर एंगर भी प्ले करना है तो आपको स्माइल से करो। स्माइल का मतलब क्या है, प्रोडक्टिव। जिस पर्पस के लिए आप एंगर एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिस पर्पस के लिए हेट्रेड किसी के लिए हेल्प फील कर रहे हैं, तो उसका क्लियर होना चाहिए कि ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। शुरुआत में आप एंगर को रोको मत, रोकेंगे तो ज्यादा तकलीफ होगी। तो एक्सप्रेस करो जरूर, लेकिन उसके पीछे का भाव, कल का इंटेंशन, इंटेंशन पढ़ा ना, भाव क्या होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए। मतलब ये एंगर किस पर्पस के लिए एक्सप्रेस कर रहा हूं,
या कर रही हूँ, या हेट्रेड किस पर्पस के लिए हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तब जाके हम न्यूट्रल रहेंगे, तब जाके हमें गिल्ट नहीं आएगा। है ना, एक बार अगर हम क्या करते हैं, एंगर एक्सप्रेस कर दिया और बाद में हम ही सोचने लगते हैं कि अरे मैंने क्यों किया ऐसा, तो एंगर 1 सेकंड का होता है, 1 मिनट का होता है, और गिल्ट 2 दिन का होता है नहीं होता है आपका। तो गिल्ट ज्यादा तकलीफ देता है एंगर से। इसलिए कर्म करने से पहले ही आप उसको क्या बना दो, किस करना है या नहीं करना है, चॉइस आपके पास है। अगर सच में वहां पे एंगर या हेट्रेड एक्सप्रेस करने से कुछ प्रोडक्टिव होने वाला है, देन यू आर अलाउड। मैं आगे का यूनिवर्सल ड्रामा सिखा रहा हूँ आपको, प्रोफेसर ने ये कुछ नहीं सिखाया, लेकिन जो मेरे प्रैक्टिसेस में मुझे समझ में आया। आपको करना है तो पहले क्या करो, उस एंगर को एक्सप्रेस करने से कुछ मिलेगा, वहां पे कुछ हार्मोनी आ जाएगी, वहां पे कोई स्माइल जनरेट हो जाएगी, देन यू आर अलाउड। और आपको लग रहा है कि अरे एंगर करने से उल्टा एनर्जी खर्च होने वाली है और मुझे गिल्ट आने वाला है, तो क्या करो, स्माइल करो और छोड़ दो चीजों को। सो वहां पे बड़े से अक्षर में लिखिए, सेव द एनर्जी, सेव द स्माइल एनर्जी। ये आपको इमरजेंसी में काम आएगी, जब सच में आपको जरूरत होगी तब आएगी। सच में जरूरत मतलब आपकी अगर एग्जिस्टेंस, आपको अगर कोई बीमारी हो गई, मालूम है बीमारी हो गई, तो बीमारी एक तो नहीं होगी अगर आप एनर्जी सेव करेंगे तो, इम्यून सिस्टम आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर किसी कारण से बीमार भी हो गए, तो वहां पे आपको लड़ने के लिए स्माइल एनर्जी प्रिजर्व होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट वेस्ट योर स्माइल एनर्जी, डोंट वेस्ट योर वाइटल एनर्जी ऑन द आउटर थिंग्स, प्रिजर्व दैट एनर्जी। सो इमोशंस को या मन को कॉन्शियसली यूज करना आना चाहिए आपको, कॉन्शियसली। जहां पे आपका रोल नहीं है वहां पे रोल नहीं प्ले करना है। कुछ समझ में आ रहा है या मैं खाली बोल रहा हूं? हो। यस सर। जहां पे बिल्कुल मौन, मौनम सुखम गच्छामि, मौन सबसे बेहतर है। मौन मतलब मेंटल माइंड, जहां पे नहीं है, आप जरूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा कर देते हैं कि हम इतना बोल 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 के फिर एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। तो आपको वाइटल एनर्जी होता है, बहुत बहुत बार होता है। हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी इनेट सिस्टम, हम तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। थोड़ा सा कुछ बाहर का खा लिया, तुरंत लूज मोशन हो गए, आईबीएस हो गया, ये हो गया वो हो गया। वहां पे लिख के रखे, 99% डिसीजेस ऑफ दिस नाउ प्रेजेंट मेडिकल practices are 99% are because of the mental health, माइंड हेल्थ। और मेरा एक कॉमन ऑब्जर्वेशन रहा है, जिनको माइंड हेल्थ, मेंटल हेल्थ मतलब ब्रेन, मेंटल मतलब साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, उनको फिजिकल प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। उल्टा मत सोचिए इसको, साइकेट्रिक मतलब वो साइकेट्रिक की जो मेडिसिन ले रहे हैं उसके वजह से उनकी साइकेट्रिक ठीक है, ब्रेन ठीक है, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि साइकेट्रिक के मेडिसिन अच्छे हैं, बट उनको फिजिकल कंपैरेटिवली अगर मैं देखता हूँ मेडिकल प्रैक्टिस में, उनको कंपैरेटिवली हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की, डायबिटीज की बीमारियां कम है, हम्म। मतलब कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और जो जो लोग उन्होंने खाली उनको सप्रेस करके रखा है, मतलब मैं कहता हूं कि ब्रेन के नीचे जब आता है, जो डिसीज आ जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने एक्सेप्ट कर लिया जीवन को। एक्सेप्ट नहीं, जिन्होंने एडजस्ट कर लिया, ये ऐसा ही है, एडजस्टमेंट में कुछ, तो उनको हार्ट की और लीवर की, किडनी की बीमारियां ज्यादा हो गई। इसलिए साइकेट्रिक और फिजिकल बीमारियां दोनों भी अच्छी नहीं। अगर आपकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस अच्छी है तो देर इज नो डिसीज एट मेंटल लेवल एंड देर इज नो डिसीज ऑफ फिजिकल। ओके, इसलिए स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। सो प्रिजर्व द एनर्जी, डोंट वेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बोलना मतलब फिजिकल बोलना। मैं आपको या आज ये 1 घंटा पढ़ाने के लिए ना
दिन भर में मैं प्लान करता हूँ कि किससे कितना बोलना है। मुझे मतलब प्लान करता हूँ, मतलब मुझे समझ में आता है कि किसको कितना टाइम देना है, किसको कितने ऊपर इन्वेस्ट करनी है। इन्वेस्टमेंट कहता हूं मैं, आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट, आपकी शब्दों की इन्वेस्टमेंट, आपकी कॉन्शियसनेस की इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियसली जीना, इसको इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अगर आप समझ पाए जीवन को, तो फिर रियलाइजेशन है। तो इमोशंस को क्या करो, कंट्रोल नहीं करना है। इमोशंस को क्या करना है, स्माइल के साथ लिबरेट करना है। कंट्रोल करने जाएंगे तो फिर सफर करेंगे। और बोलना भी है तो कैसे बोलो, पूछो एक बार, जरूरत है क्या, इस व्यक्ति के बोल कुछ बदलाव आने वाला है क्या। सबसे पहला, थोड़ा सा आप सेल्फिश हो जाओ, फायदा होने वाला है क्या, देख, मैं फायदे की बात कर रहा हूं, सच में ये बोलने से आपको फायदा होने वाला है क्या। देन यूज द एनर्जी। अगर नहीं होने वाला है तो छोड़ दो उनके हाल पे। नहीं होगा, देखो आप अपने आप को इतना मसीहा नहीं समझना है कि मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। डोंट बी अवेयर अबाउट दैट थिंग, है ना। अगर ये करने जाएंगे तो आप अपनी लाइफ, आपके क्लोज्ड वन की लाइफ, मैं क्लोज्ड वन की लाइफ बोल रहा हूँ, मतलब आपकी फैमिली लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आप स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आप अपने लिए कुछ आत्म उन्नति के लिए करना चाहते हैं, जरूरत नहीं। आप कर सकते तब जब आप सेंट डायमेंशन पे चले जाओ। जाना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं, जाना चाहिए, बट वहां पे आपको तकलीफ नहीं होती। आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप कहाँ पे हैं, एट द टॉप ऑफ द कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। तब आपको, आज ही एक पर्सनल कंसल्टेशन था एक व्यक्ति का, शी स्पिरिचुअली थोड़ा सा समझ पाती है, तो उन्होंने पूछा मुझे क्वेश्चन कि जो ऑफलाइन में आप लोग पूछते हैं कि सर आपको कुछ तकलीफ नहीं होती है क्या। मुझे तकलीफ यहाँ पे ही होती है स्पिरिचुअल डायमेंशन पे, मतलब अगर कोई, मैं स्पिरिचुअल की बात कर रहा हूँ, उसके कोर को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, वापिस वो अगर बाहर आके फिर वही बात दोहरा रहा है, तो मैं थोड़ा सा ये करता, अरे कितनी बार समझाना है ना। वहां पे थोड़ा सा होता है, बट पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ में प्रॉब्लम्स है। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम सबको आते हैं। लाइफ है मतलब प्रॉब्लम आएंगे, बट वहां पे सॉल्यूशन की बात करता हूँ मैं, वहां पे सफरिंग की नहीं बात कर। और सॉल्यूशन की बात करने के लिए, जो सॉल्यूशन की बात करता है उसका कॉन्शियसनेस कैसा है, और मैं पहुंच सकता हूं तो सब पहुंच सकते हैं, आप सब लोग पहुंच सकते हैं वहां पे, उस एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, परिपूर्ण अवस्था पे। ये नहीं कहूंगा कि मैं एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस पे हूं, बट हम उसको टच तो कर सकते हैं, बीच बीच में टच तो कर सकते हैं, कनेक्ट तो हो सकते हैं। और अगर हम बोल रहे हैं कि मैं बोलूंगा कि मैं एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस पे पहुंचा हूं, ये सबसे बड़ा अहंकार हो जाएगा, अगेन बोस्ट फील होगा, तो उसको कभी बोलना भी नहीं है आप। हम प्रोसेस में हैं, लेकिन टच करते हैं, और सब सब लोग टच करते हैं। दूसरों को समझाने में आप माहिर होते हैं। कोई अगर सफरिंग में है, यस प्लीज, होते या नहीं हो होते, हो दूसरे को तो ज्ञान देते हैं हम बहुत, तो वहां पे आप एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस पे होते हैं। लेकिन जब आप खुद को समझाने की कोशिश करते हैं तो फिर लोअर कॉन्शियसनेस में होते हैं, इग्नोरेंस में होते हैं। तो फिर प्रश्न आता है, मेरे साथ ही क्यों, मैं इतना अच्छा कर रहा हूं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। ये लोअर कॉन्शियसनेस। तो पहले क्या करो, अपना, अपने आपको जब समझाने की आप कोशिश कर रहे हैं, तब आप अपने एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस पे होना चाहिए। तब आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम से समझना चाहिए जीवन को। रेणुका जी, समझ में आ रहा है कुछ सबको। शायद आज आज क्लास को भी 7 या 8 ही लोग हैं। ये मायने रखता है कौन अटेंड कर रहा है उसको। ये मेरा बहुत बहुत पहले से एक्सपीरियंस रहा है कि जिसको जो चाहिए वही मिलेगा, मैं कितना भी प्रयास करूं, मैं रोज मैसेज डाल दूं, ये करूं, नहीं होगा। और मुझे ये पता है कि जिसको ज्यादा जरूरत है वो गायब होता है।
है ना। और जिसको जो चाहिए, ये विल है आपकी, ये आपकी चॉइस है ना, है ना। और ये मेरी चॉइस नहीं है, मैं क्या पढ़ा हूं। मैं तो खाली आपको इमोशंस बताने वाला था, लेकिन पढ़ा गया क्या, यूनिवर्सल ड्रामा के पॉइंट्स। ये बहुत मायने रखता है, मतलब आपको। अरे 10-11 हो गए, सॉरी, मुझे मेरा भी ध्यान नहीं। आज सब्जेक्ट असा होता की बोल किती बोलायचं. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप खुद को समझने समझाने की कोशिश करो, तो फिर एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस पे रहो। हम दूसरों को समझाने के लिए एब्सोल्यूट होते हैं, हम पूरा व्यापक बताते हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना चाहिए, ये होता है, वो होता है। और मालूम है आपको, 99% आपकी एनर्जी दूसरों को ही समझाने में जाती है। तब आप खुद को कब कैसे समझाओगे, नहीं समझा पाएंगे। तो इसलिए क्या करो, इमोशंस को कैसे करो, ओके, नाही. रिकॉग्निज, माइल स्माइल सेलिब्रेट के कर. साथ एक्सप्रेस करो। रोल प्ले करना है, अगर लोकल इग्नोरेंस में रोल प्ले करना है तो आप ऐसे ही एंगर एक्सप्रेस करेंगे। और अगर सच में स्माइल कॉन्शियसनेस में रोल प्ले करना है तो क्या करेंगे, रोल तो प्ले करेंगे, लेकिन स्माइल के साथ करेंगे, समझ के करेंगे। इट्स अ प्लान। उसने एक रोल प्ले किया है, उसको मुझे रिफ्लेक्ट करने के लिए, उसको रिएक्ट करने के लिए मुझे रोल प्ले करना है। इतना ध्यान होना चाहिए। इसी को अभी मैं जा रहा हूँ गोंदवलेकर महाराज जी से। गोंदवलेकर महाराज इसी को कहते हैं अनुसंधान रखिए। मतलब आप, मैं जो रोल प्ले कर रहा हूँ वो राम के कॉन्शियसनेस से मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, है ना। अगर राम और लक्ष्मण को देखो, लक्ष्मण जो रोल प्ले कर रहा है वो लोकल कॉन्शियसनेस से रोल प्ले कर रहा है। इस तरह से भी समझा करो। और राम जो रोल प्ले करते हैं वो कैसे रोल प्ले करते हैं, कॉन्शियसली। दोनों को गुस्सा आता है, देखा है आपने, रामायण सुना है, देखा है कभी, टीवी पे भी देखो बघितलंय. सीरियल। दोनों को गुस्सा आता है, और लक्ष्मण का गुस्सा जो दिखाई देता है वो लोकल इग्नोरेंस का होता है। और राम का, भगवान राम का जो गुस्सा होता है वो कॉन्शियस गुस्सा होता है। कृष्ण का गुस्सा आता है वो कैसा है, कॉन्शियस है। कॉन्शियस. और अर्जुन को या भीम को गुस्सा आता है वो कौन सा है, इग्नोरेंस का है। और कर्ण को आता है वो थोड़ा सा और लोअर इग्नोरेंस का है। समझे इस बात को। ओके, एक्सप्रेस करना है। इमोशन को सप्रेस करेंगे तो कैंसर हो जाएगा, किडनी स्टोन हो जाएगा। सप्रेस नहीं करना है, ना एक्सप्रेस करना है ना सप्रेस करना है, न्यूट्रल वे से एक्सप्रेस कर, न्यूट्रल वे से व्यतीत करना है। व्यतीत करना और एक्सप्रेस होना फर्क है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गुड। चलो अब इमोशंस यहाँ पे लिखो। आपको एक होमवर्क होगा, शॉर्ट में हम उसको डायग्राम को निकालते हैं। हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस आपको लिखना है। हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस कहाँ पे आएंगे, न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस कहाँ पे आएंगे। एक डायग्राम निकालते हैं हम। आपके लिए होमवर्क होगा कल ये, आपको होमवर्क, यहाँ पे हेट्रो कहाँ पे लिखूं, किस साइड पे, राईट. यहाँ पे फुल डायग्राम नहीं है ना। इन्स्टिंक्ट लिहिलं तिकडं दॅट साइड. हाँ, अगर आप लिखेंगे तो कहाँ पे लिखेंगे, हाँ, okay, यहाँ पे राईटला. हेट्रो। ओके, होमो कहाँ पे आएगा, बिल्कुल यहाँ पे। और न्यूटो कहाँ पे आएगा, सेंटर में। और न्यूट्रो कहाँ पे आएगा, ये। तो न्यूटो इज वंडर, इसका नाम क्या लिखेंगे अभी, हेट्रो का, हेट्रो का हेट्रो न्यूटो। हेट्रो का हाँ?
वंडर इमोशन। सबसे पहले वंडर, वंडर मतलब आश्चर्य, अद्भुत। आज थोड़ा लेक्चर अद्भुत लगा ना आपको? लगा या नहीं लगा? वंडर, हो. यू आर Yes. फीलिंग वंडर अबाउट। आप देखो, आप अभी आपकी मन के, यही यही सीखना होता है। अभी आपकी मन की अवस्था देखो, आप पूरा काम हो चुके हैं। मुझे आप नहीं दिख रहे, फिर भी मैं बताता हूँ, आई एम श्योर यू आर, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर 10 10 साल से, 20 20 साल से अंदर कुछ चल रहा था, वो क्लीन होता जाता है। ओके, इसका क्या है? हेट्रो का, हेट्रो का हेट्रो का हेट्रो। हेट्रो का, हेट्रो का हेट्रो, दैट इज द हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। यहाँ पे लिख सकते बोस्ट रिलेटेड सब, आपको लिखना है, बाद में वो इमोशंस लिखे। होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस, ये क्या आएगा? हेट्रो का, हेट्रो का होमो, दैट इज शाइनेस। शाइनेस से फिर बहुत सारे 7 इमोशंस। आप हेट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा? jealousy, हेट्रो का, हेट्रो का न्यूट्रो, दैट इज, दैट इज स्माइल एंड मॉडेस्टी। ये बड़े से अक्षर में लिख, स्माइल एंड मॉडेस्टी। मॉडेस्टी का मतलब क्या है? मॉडेस्टी का मतलब क्या है? विनम्रता। मॉडेस्टी का मतलब क्या है? विनम्रता, विनम्रता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इमोशंस को समझ में आना चाहिए। सो इमोशंस प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन आवर फिजिकल हेल्थ आल्सो। हमारी जो शरीर की हेल्थ है, बॉडी की हेल्थ है, वो सीधे सीधे कनेक्टेड है हमारे इमोशन. इमोशंस। ओके, दिस इज द माइंड एंटिटी। अगर हम, थोड़ा सा मैं इस बैच में ये करने वाला हूँ कि पहले एक सिलेबस कंप्लीट करके वापस एक रिवाइज करेंगे, हम सब पॉइंट्स को हम प्रैक्टिस में लाएंगे। इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, बट इम्पोर्टेंट जो है वो पढ़ा के फिर आपको हम वापस एक 3 4 क्लास सब पॉइंट्स को मेडिटेशंस में लाएंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इमोशंस कहाँ पे आते हैं? हेट्रो का, हेट्रो का न्यूटो, वंडर। हेट्रो का, हेट्रो का हेट्रो, दैट इज हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन। बोस्ट, एरोगेंस, डिस्डेन, सेटिस्फेक्शन, एंजॉयमेंट, और एंगर एंड, आप वो डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देन हेट्रो का होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस, मतलब शाइनेस, डेफिशिएंसी फीलिंग, जेलसी, Yes. एंजाइटी। ओके, ये सब आ जाएंगे। सैडनेस, हेट्रेड, दुख, fear, गिल्ट आता है, फियर आता है। सो यहाँ पे आ जाएंगे, ये पॉइंट पे आएंगे। और हेट्रो का न्यूट्रो इज स्माइल एंड मॉडेस्टी। स्माइल, मॉडेस्टी। देन वहां पे आता है जनरोसिटी, एडमिरेशन, लव, praise, प्रेज। देन, Yes. देन क्या है वहां पे? लव, प्रेज, और sympathy, सिंपथी है, और gratitude. ग्रेटिट्यूड। ये 7 इमोशंस आते हैं। तो उनको आपको लिखना है इनमें, और इनको प्रैक्टिस में लाना है। हम कल एक बार वापस इमोशंस को अच्छी तरह से देखेंगे। ओके, कल का लेक्चर हम उसके ऊपर लेंगे। ओके, सो आज वंडर इमोशन को लीजिए। आ, आ, अम, आ, आ, अम। ओके, ओके, ओके। सो एंजॉय द दिस लेक्चर एंड दिस मेडिटेशन। सो यूनिवर्सल ड्रामा को समझो आप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स जस्ट हैपनिंग, यू आर प्लेइंग योर ओन रोल।
और रोल कैसे प्ले करना है आपके पास चॉइस है। स्माइल के साथ करना है या रोते रोते करना है आपके पास। रोते रोते मतलब यहाँ पे हंसते हंसते भी होता है। लाफिंग, लाफिंग से करेंगे तो दूसरे डिस्टर्ब हो जाएंगे, और रोते रोते करेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। दोनों भी गलत है। न्यूट्रल वे से, जितना जरूरी है उतना प्ले करो, उससे ज्यादा ना उससे कम। ओके, सो जस्ट कंटिन्यू योर स्माइल मेडिटेशन, जस्ट कंटिन्यू।